आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल की चीज है। ये एक छोटा सा टेक्स्ट है, सिर्फ 10 लाइनें। हाँ, लेकिन इसने 100 साल से भी ज्यादा समय से लाखों लोगों की सोच को बदला है। हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियन डी लार्सन के द ऑप्टिमिस्ट क्रीड की। हाँ। और ये एक तरह का घोषणा पत्र है, मतलब खुद से किए गए 10 वादे। बिल्कुल। और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये 1912 में लिखा गया था। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो आज से कितनी अलग थी, बहुत अलग। लेकिन इसकी ताकत देखिए, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसने उस आंदोलन की नींव रखी जिसे हम आज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कहते हैं। अच्छा। हाँ, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच से लेकर नॉर्मन विंसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग तक, इन सब पर लार्सन के इस क्रीड का गहरा असर दिखता है। तो चलिए आज इसको जरा और गहराई से समझते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन 10 वादों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि ये काम कैसे करता है। सही। ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं है, बल्कि ये आशावाद, अंदरूनी ताकत और भावनात्मक संतुलन के लिए हमारे दिमाग को ट्रेन करने का एक पूरा ढांचा है। हम यह देखेंगे कि ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक मजबूती के लिए कैसे एक टूल किट बन सकता है। तो शुरुआत करते हैं पहले वादे से, जो मुझे लगता है इस पूरी इमारत की नींव है। खुद से वादा करो, इतने मजबूत बनोगे कि कोई भी चीज तुम्हारे मन की शांति भंग न कर सके। सुनने में तो ये बहुत शक्तिशाली लगता है, पर असल जिंदगी में ये कैसे मुमकिन है? आजकल तो हर चीज हमारी शांति भंग करने पर तुली हुई है, फोन की एक नोटिफिकेशन से लेकर ट्रैफिक जैम तक। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। लार्सन ये नहीं कह रहे कि बाहर समस्याएं नहीं होंगी। अच्छा। ये आपको गुस्सा नहीं आएगा। वो कह रहे हैं कि आपकी शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इसे ऐसे समझिए जैसे समंदर में तूफान आने पर एक जहाज होता है। ठीक है। लहरें तो उठेंगी, लेकिन अगर जहाज का लंगर मजबूत है तो वो अपनी जगह पर टिका रहेगा। ये वादा वही मानसिक लंगर बनाने की बात कर रहा है। वाह, मानसिक लंगर, ये अच्छी उपमा है। हाँ, ये समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उनके बीच शांत रहने की क्षमता विकसित करना है। तो ये एक तरह से एक आंतरिक नियंत्रण केंद्र बनाने जैसा है, जहां बाहरी दुनिया का असर कम से कम हो। और मुझे लगता है ये सीधे 10वें और आखिरी वादे से जुड़ता है। बिल्कुल। 10वां वादा है, चिंता के लिए बहुत बड़े, क्रोध के लिए बहुत नेक, डर के लिए बहुत मजबूत और परेशानी को जगह देने के लिए बहुत खुश रहो। हाँ। तो देखिए, ये एक पूरा चक्र है। पहला वादा नींव रखता है, मजबूत बनने का इरादा, और 10वां वादा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां आप पहुंच जाते हैं। एक तरह की भावनात्मक श्रेष्ठता। हाँ, जहां छोटी मोटी परेशानी आपको छू भी नहीं पाती, आप उनसे ऊपर उठ जाते हैं। ये मानसिक किलेबंदी से शुरू होकर भावनात्मक स्वतंत्रता पर खत्म होता है। ठीक है। तो पहला और आखिरी वादा हमारे अंदरूनी संसार को मजबूत करने के बारे में है, लेकिन ये क्रीड सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा वादा इसे बाहर की दुनिया में ले जाता है। हर उस व्यक्ति से स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की बात करो जिससे तुम मिलते हो। और इसके साथ ही 8वां वादा भी है। हाँ, हर समय एक हंसमुख चेहरा रखो और हर जीवित प्राणी को एक मुस्कान दो। हाँ, और यहाँ लार्सन कह रहे हैं कि आशावाद एक निष्क्रिय एहसास नहीं, बल्कि एक सक्रिय क्रिया है। जब आप दूसरों से अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, तो आप सिर्फ उनके लिए माहौल अच्छा नहीं बनाते, बल्कि अपने लिए भी। हाँ, आप अपने दिमाग को भी सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। शब्द हमारे विचारों को आकार देते हैं और विचार हमारी भावनाओं को। ये एक सकारात्मक फीडबैक लूप बनाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ अच्छी बातें करने या मुस्कुराने से सच में कोई फर्क पड़ता है? कहीं ये फेक इट टिल यू मेक इट जैसा तो नहीं कि अंदर से आप परेशान हैं पर बाहर से बस मुस्कुरा रहे हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात नहीं है। इसके पीछे फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस नाम का एक ठोस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। अच्छा। हाँ, रिसर्च बताती है कि सिर्फ मुस्कुराने की शारीरिक क्रिया करने से भी दिमाग में वैसे ही न्यूरोकेमिकल्स रिलीज हो सकते हैं जो असल खुशी में होते हैं, जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन। मतलब ये एक तरह का बायो हैक है। बिल्कुल। आप अपने शरीर का इस्तेमाल अपने मन को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। और जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाले के दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय हो सकते हैं, जो उन्हें भी मुस्कुराने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ। वाह, तो ये सिर्फ एक सामाजिक शिष्टाचार नहीं है, ये एक तरह का न्यूरो हैक है।
मतलब आशावाद सच में संक्रामक हो सकता है। सही। आप अपने व्यवहार से न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी सीधे तौर पे प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। यही लार्सन का संदेश है, सकारात्मकता एक निजी अनुभव होने के साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। आपका मूड, आपका व्यवहार, आपके शब्द, ये सब आपके आसपास के लोगों पर असर डालते हैं। और ये जुड़ाव शायद तीसरे वादे में और भी गहरा होता है। अपने सभी दोस्तों को ये महसूस कराओ कि उनमें कुछ खास है। ये सिर्फ तारीफ करने से कहीं ज्यादा है ना? हाँ, ये लोगों की असल क्षमता को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने के बारे में है। और ये छठे वादे के साथ बहुत खूबसूरती से जुड़ता है। कौन सा? दूसरों की सफलता के लिए उतना ही उत्साहित रहो जितने अपनी सफलता के लिए। हाँ, ये दोनों वादे मिलकर ईर्ष्या और असुरक्षा जैसी नकारात्मक भावनाओं का तोड़ निकालते हैं। जब आप किसी को बताते हैं कि वो खास है, तो आप उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। और जब आप उनकी सफलता पर सच में खुश होते हैं, तो आप एक बहुत शक्तिशाली संदेश देते हैं कि दुनिया में सफलता सीमित नहीं है। बिल्कुल। ये अबंडेंस माइंडसेट वाली बात आ गई जिसका जिक्र अक्सर होता है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि दुनिया में सबके लिए सब कुछ काफी है, या इसका हमारी सोच पर इससे भी गहरा असर पड़ता है? इसका असर बहुत गहरा है। अबंडेंस माइंडसेट का उल्टा होता है स्कार्सिटी माइंडसेट, यानी कमी की मानसिकता। कमी की मानसिकता, जो ये मानती है कि केक का एक ही टुकड़ा है, अगर किसी और ने ले लिया तो आपके लिए नहीं बचेगा। हाँ। इससे ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा पैदा होती है। वहीं अबंडेंस माइंडसेट ये मानता है कि केक और भी बन सकता है, या शायद हम सब मिलकर एक और बड़ा केक बना सकते हैं। ये सहयोग को बढ़ावा देता है। हाँ, सहयोग, विश्वास और आपसी विकास को। जब आप किसी और की जीत का जश्न मनाते हैं, तो आप अपने अहंकार को एक तरफ रखकर ये स्वीकार करते हैं कि आप एक टीम का हिस्सा हैं। इससे रिश्ते गहरे होते हैं और आपकी अपनी ऊर्जा भी बढ़ती है, क्योंकि ईर्ष्या बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा बर्बाद करती है। तो ये सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, ये असल में अपने फायदे के लिए है। ईर्ष्या से बचकर अपनी एनर्जी बचाना, ये तो बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद इस क्रीड का दिल है, हमारा नजरिया। चौथा वादा कहता है, हर चीज का उजला पक्ष देखो और अपने आशावाद को सच करो। और यहीं पर बहुत से लोग इसे गलत समझ सकते हैं। हाँ, मेरा भी यही सवाल था। हर चीज का उजला पक्ष देखना, क्या ये समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है? आजकल लोग इसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी कहते हैं। सही। जहां आप किसी की असल समस्या को सुनने के बजाय बस कहते हैं पॉजिटिव रहो। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। लार्सन या अंधे आशावाद की बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि समस्याएं हैं ही नहीं, पुनर्रचना कहते हैं। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, ये परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदलने की कला है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। एक नजरिया है सब खत्म हो गया, और दूसरा नजरिया है यह कुछ नया और बेहतर करने का एक मौका हो सकता है। बिल्कुल। लार्सन दूसरे नजरिए को अपनाने की बात कर रहे हैं। ये वास्तविकता से भागना नहीं है, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना है। समझ गई। तो ये सिर्फ अच्छा सोचना नहीं, बल्कि रचनात्मक तरीके से सोचना है। और ये पांचवे वादे को सीधे ताकत देता है। हाँ। सिर्फ सर्वश्रेष्ठ के बारे में सोचो, सर्वश्रेष्ठ के लिए काम करो और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करो। इसमें 3 हिस्से हैं, विचार, कर्म और उम्मीद। हाँ, ये एक उच्च प्रदर्शन वाली मानसिकता का खाका है। पहला चरण है इरादा, सर्वश्रेष्ठ के बारे में सोचो। ठीक है। दूसरा है क्रिया, सर्वश्रेष्ठ के लिए काम करो। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है अपेक्षा, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करो। ये क्यों सबसे जरूरी है? क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं अच्छा है, काम भी करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर असफलता की उम्मीद करते हैं। हाँ, ये होता है। लार्सन कहते हैं कि तीनों को एक सीध में लाना जरूरी है। जब आप सच में सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं, तो आपका अवचेतन मन भी उन अवसरों को देखने लगता है जो शायद पहले आपको नजर नहीं आते। ये एक तरह का मानसिक फिल्टर बनाने जैसा है, जो सकारात्मक संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। और इस उत्कृष्टता की यात्रा में अतीत अक्सर एक बड़ा बोझ बन जाता है। बहुत बड़ा। 7वां वादा इसी से निपटता है। अतीत की गलतियों को भूल जाओ और भविष्य की बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ो। लेकिन यहाँ फिर एक दुविधा है, गलतियों को भूल जाना क्या सही सलाह है? हमें तो सिखाया जाता है कि गलतियों से सीखो। हाँ। भूल गए तो शायद फिर से वही करेंगे। यहाँ भूल जाओ का मतलब याददाश्त से मिटाना नहीं है। इसका मतलब है उस गलती से जुड़े भावनात्मक बोझ को छोड़ दो। अच्छा, मतलब अपराध बोध, शर्म, पछतावा। हाँ, इन सब को। अक्सर हम सबक तो सीख लेते हैं, लेकिन उस बोझ को अपने साथ ढोते रहते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लार्सन कह रहे हैं कि सबक रखो,
बोझ फेंक दो। अपनी ऊर्जा को अतीत पर पछताने में बर्बाद करने के बजाय भविष्य के निर्माण में लगाओ। बिल्कुल। और ये ऊर्जा बचाने वाली बात 9वें वादे में बहुत ही शक्तिशाली तरीके से सामने आती है। खुद को बेहतर बनाने में इतना समय दो कि दूसरों की आलोचना करने का समय ही न बचे। मुझे लगता है इस क्रीड की ये लाइन शायद आज के सोशल मीडिया के दौर में सबसे ज्यादा असरदार है। ये इस क्रीड का सबसे परिवर्तनकारी विचार हो सकता है। ये एक सरल ऊर्जा प्रबंधन का सिद्धांत है। ऊर्जा प्रबंधन। हाँ, हमारे पास दिन में सीमित मात्रा में मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा होती है। हम उसे दूसरों की आलोचना करने, गपशप करने या शिकायत करने में खर्च कर सकते हैं। ये सब एनर्जी लीक हैं। एनर्जी लीक। या फिर हम उसे व्यक्तिगत विकास में निवेश कर सकते हैं, कुछ नया सीखने में, कोई स्किल सुधारने में, अपनी सेहत पर ध्यान देने में। ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। तो जब कोई व्यक्ति अपने आत्म सुधार में पूरी तरह व्यस्त होता है तो उसके पास दूसरों में खामियां खोजने का न तो समय होता है और न ही इच्छा। ये तो कमाल की बात है। आपकी तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं। ये आत्मसम्मान बनाने का भी सबसे अच्छा तरीका लगता है। हाँ, जब आप खुद पर काम कर रहे होते हैं तो आपको बाहरी वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। बिल्कुल। ये आत्मसम्मान का उच्चतम रूप है। खुद में इतना निवेश करना कि बाहरी आलोचना अप्रासंगिक हो जाए। आपका ध्यान अंदर की ओर हो जाता है, बाहरी शोर शराबे से हटकर। तो अगर हम इन सभी वादों को एक साथ देखें तो इनके पीछे का जो मूल दर्शन है वो है रचनात्मक सोच की शक्ति। हाँ, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। लार्सन का मानना था कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है। हम जो विचार बोते हैं वही हमारी भावनाओं, आदतों और आखिरकार हमारी जिंदगी के रूप में फलते फूलते हैं। और इसीलिए ये क्रीड आज भी इतना आधुनिक लगता है। आज का न्यूरोसाइंस बताता है कि हम अपने विचारों से अपने दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हाँ। आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि कृतज्ञता खुशी बढ़ाती है, सकारात्मक उम्मीदें प्रदर्शन में सुधार करती हैं और हमारी आत्मचर्चा हमारे आत्मविश्वास को आकार देती है। लार्सन अपने समय से दशकों आगे थे। उनकी बातें आज के विज्ञान की पुष्टि करती हैं। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो इसका सार शायद एक लाइन में ये है: आशावाद को एक जीवन शैली के रूप में चुने, न कि कभी कभार आने वाले मूड के रूप में। बहुत अच्छी तरह कहा आपने। ये एक अनुशासित और जानबूझकर की जाने वाली सकारात्मकता है, न कि कोई नकली मुखौटा। ये हर दिन, हर पल किया जाने वाला एक सचेत विकल्प है। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। ये क्रीड सिर्फ सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है। आज की दुनिया में जहाँ हर तरफ से विकर्षण और नकारात्मकता हम पर हावी होने की कोशिश करती है, क्या ये क्रीड सिर्फ एक अच्छा विचार है या ये एक जरूरी मानसिक हथियार है? सोचने वाली बात है। और ये सोचने के बजाय कि इन सभी 10 वादों को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, शायद असली सवाल ये है, इनमें से कौन सा एक वादा है जिसे अगर आज से ही पूरी तरह जीना शुरू कर दिया जाए तो जिंदगी का पूरा नक्शा बदल सकता है।